हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 अर्थक्वेक्स। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके थे कि अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होते हैं। अब हमें अर्थक्वेक से रिलेटेड और कुछ टर्म्स पढ़नी है। तो फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोकस। द फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है ओरिजिन का जहां से अर्थक्वेक बनना स्टार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहां से टेंशन खत्म हो जाती है। मतलब जैसे मान लो ये प्लेट्स है दो, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे। अब जैसे ये ओवरकम करेंगी फ्रिक्शन को, तो एनर्जी मान लो इस पॉइंट पे, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया, इस वाले पॉइंट पे टेंशन खत्म हो रही है, ठीक है, टेंशन ओवरकम हो रही है, फ्रिक्शन ओवरकम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यहां से सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट होगी, यहां से सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट होगी ऐसे रिपल्स की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऐसे रिपल्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी। तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस। अब फोकस के जस्ट ऊपर मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये वाला। तो फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे, अभी जो फोकस है वो सरफेस के नीचे है, तो फोकस के वर्टिकली ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। डिफरेंस समझना, फोकस होता है अर्थ के अंदर और एपिसेंटर होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। और ये दोनों वर्टिकली होते हैं, मतलब यहाँ अगर यहाँ पे फोकस है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो फिर से बना देता हूँ मैं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, फोकस होता है कहीं यहाँ पे और एपिसेंटर होता है सरफेस पे, लेकिन ये दोनों जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। अब आपको ये डायग्राम से समझ आया होगा। तो फोकस पता चला, एपिसेंटर पता चला। एपिसेंटर क्या है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, ठीक है। यहाँ पे ऑन आएगा ये। अब द मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू एन अर्थक्वेक यूजुअली अकर्स क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। मतलब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डैमेज हो रहा है वो सबसे ज्यादा होता है एपिसेंटर के पास, ठीक है। और अब जैसे जैसे एपिसेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है, जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है वो कम होती रहती है, और एट लास्ट वो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो जो मैं पॉइंट आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। ये मान लो ये एपिसेंटर है, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर है। आप मान लो ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से ये एपिसेंटर है, तो एपिसेंटर के पास जो वेव्स है वो काफी स्ट्रांग होंगी, ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रांग रहेंगी, फिर वीक होने लग जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगी वीक होने लग जाएंगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये और बहुत ज्यादा वीक हो गई है, और एट लास्ट ये एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक आप किसी वाटर में स्टोन डालते हो, तो जो स्टोन के जो मतलब जो वेव्स हैं वो आपको एक लिमिटेड एरिया तक दिखती हैं, उसके बाद वो जो वेव्स हैं या फिर वो जो रिपल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसका रीजन भी ये, मतलब तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इसे, ये कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके बाद प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक। अब बेसिकली हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, कौन सी जगह पे आने वाला है, कितने इंटेंसिटी, कितना स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन हम एक हद तक उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रिडिक्ट वेयर व्हेन एंड वेयर विल नेक्स्ट अर्थक्वेक अकर इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो ज्योग्राफी वगैरह स्टडी करते हैं, यूज सेस्मोमीटर, जैसे हम कहते हैं सेस्मोमीटर, टू फाइंड द सोर्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स का सोर्स ढूंढने के लिए सेस्मोमीटर का यूज करते हैं। और अगर हमें सेस्मिक वेव्स का सोर्स पता होगा, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक वहां से, मतलब किस पॉइंट से आने वाला है और कहां तक फैलेगा। अदर क्लूज आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड। अदर दूसरे छोटे छोटे क्लूज को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे टिल्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जैसे अगर स्ट्रेट बिल्डिंग है तो ऐसे नहीं बिल्कुल टेढ़ी हो जाएंगी, बहुत माइन्यूट सा ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना, जैसे जैसे मूव करती है तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाती है, तो हम उसका यूज भी कराया, मतलब उसका यूज भी करा जाता है। उसके बाद है मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अब हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं कि अर्थक्वेक मेजर है, ज्यादा डैमेज करेगा, या फिर ये अर्थक्वेक थोड़ा स्मॉल है, कम डैमेज करेगा। तो आने से पहले भी हम पता करते हैं, और वो हम पता कैसे करते हैं? बाय यूजिंग रिक्टर स्केल, ठीक है। डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, और उसमें से ही एक है इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अदर फैक्टर्स हो गए उसकी एरिया की, अगर पहाड़ों पे हो रहा है ज्यादा डैमेज करेगा, प्लेन एरिया में हो रहा है कम करेगा। लेकिन उसके अलावा होती है इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है वो उतना ज्यादा डैमेज करता है। और इस इंटेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं यूजिंग रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल मैंने यहाँ पे आपकी बुक में फोटो है। रिक्टर स्केल हमें मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। ये मैग्नीट्यूड बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है इंटेंसिटी को डिफाइन करने की। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। जैसे जैसे लेंथ लेंथ होती है ना, लेंथ 2 मीटर, वेट होता है 2 kg। सिमिलरली इंटेंसिटी होती है मैग्नीट्यूड, 2 मैग्नीट्यूड, 2.5 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड, ऐसे। तो अगर 2.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो ज्यादातर महसूस नहीं किया जाता सेस्योमीटर में, लेकिन रिकॉर्ड हो जाता है। 3.5 ज्यादातर लोग उसे पहचान लेते हैं, मतलब पता चल जाता है कि आया है, लेकिन ऐसे कुछ सीरियस नहीं होता। 4.5 पे कुछ लोकल डैमेज हो सकता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में क्रैक आ जाते हैं, हल्के डैमेज, डैम्स वगैरह में भी थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अब 5 या 5.5 से ऊपर 6 का अगर आता है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव क्वेक है। 7 का ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और अगर 8 या उससे ऊपर का आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव क्वेक है। और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक जगह की पूरी पॉपुलेशन को मिटा सकता है। अगर 8 या उससे बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है तो वहां की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको एक आइडिया होना चाहिए बस। अब स्केल की कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये स्केल एक सिंपल लीनियर स्केल जैसे आप रूलर यूज करते हो उस तरीके का नहीं है। यहाँ पे अगर 2 यूनिट से कुछ बढ़ता है तो डैमेज 100 टाइम्स बढ़ता है। जैसे 2 है तो 10 की पावर 2, 3 से बढ़ता है तो 10 की पावर 3, 4 से बढ़ता है तो 10 की पावर 4। जैसे यहाँ पे समझना 2.5 है, तो मान लो 2.5 पे x डैमेज हो रहा है, मतलब कितना भी डैमेज हो रहा है, तो 4.5 कितनी यूनिट्स बढ़ गया, 2 यूनिट्स बढ़ गया। तो 10 की पावर 2, 10 की मतलब 10 तो हम लेते ही हैं, उसके बाद उसकी पावर जितने से वो बढ़ा है इनटू जितना पहले डैमेज हो रहा था। मतलब कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा इस पे, बेसिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन कैसे ली जाए। अब यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट करें, अर्थक्वेक के दौरान कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन दें, और अर्थक्वेक के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लें। तो फर्स्ट, बिल्डिंग इन सेस्मिक जोन नीड टू बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। ये है कि अर्थक्वेक आया नहीं है लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली इसका कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि बिल्डिंग्स को ऐसा बनाना चाहिए कि वो मेजर ट्रेमर्स को भी सह सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेसिक मतलब आप कह सकते हैं हर दिन अर्थक्वेक आता है। और वो अर्थक्वेक ऐसे नहीं 2.5 3.5 कुछ बड़ा ही होता है, 4 ऐसे, मतलब इतना 4.5 का तो रहता ही है। तो ये जापान में फिर भी डेवलपमेंट होती है पूरी। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि वहां पे जो हाउसेस होते हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो सब डिजाइन ऐसे करी जाती है कि वो मेजर ट्रेमर्स को सह सके। ठीक है, दैट इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट, अब अर्थक्वेक के वक्त जो गैस सिलेंडर्स प्रेजेंट है किसी बिल्डिंग में वो जल सकते हैं, बिल्डिंग में फायर लग सकती है वेरियस रीजन से। तो हमारा जो फायर फाइटिंग या फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह ये मटेरियल है, ये सब प्लेस पे होना चाहिए। सेफर प्लेसेस इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। मतलब जिस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, और स्टाफ का भी ये जरूर होना चाहिए। जैसे आप जाते हो कहीं मॉल वगैरह में तो वहाँ लिखा होता है फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट। तो वो सब इजीली, मतलब ऐसी जगहों पे बनानी चाहिए जहाँ पे उन्हें इजीली एक्सेस कर लिया जाए। एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड एग्जिट प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। मतलब एक इमरजेंसी, अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना हो इमरजेंसी के वक्त, तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा एग्जिट प्लान, भाई इमरजेंसी के वक्त कहीं से एग्जिट होने का मौका मिले, वही इमरजेंसी एग्जिट, ये सब प्लान्स बना के रखने चाहिए। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। ऑन हैंड मतलब हो गया एकदम हाथों हाथ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर एकदम से कुछ भी ऐसा मिसहैप होता है तो वो सब जो चीजें जरूरी है वो जस्ट ऑन हैंड हाथों हाथ ही मिल जाए। ठीक है, इजी पॉइंट्स है 5 आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब ड्यूरिंग अर्थक्वेक दो बातें आ जाती है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। इंडोर्स की बात करें मतलब अगर हम घरों के अंदर है या बिल्डिंग्स के अंदर है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टेक शेल्टर अंडर टेबल। टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए ताकि कोई भी अगर चीज हम पे गिरे तो हम पे ना गिरे, मतलब टेबल पे गिर जाए हम बच जाए।
स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी अलमारियों से या भारी भारी चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि कोई हम पे गिर ना पाए। अगर आप बेड पे हो तो आपको बेड से उठना नहीं चाहिए, पिलो का यूज करना चाहिए खुद को बचाने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए। स्टे इनसाइड अंटिल द ट्रेमर स्टॉप्स और इट इज सेफ टू मूव आउट, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक ट्रेमर रुक नहीं जाता या फिर सेफ नहीं हो जाते आप बाहर निकलने के लिए, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो आपको एक ऐसा स्पॉट ढूंढना चाहिए, दो अलग अलग वर्ड है, क्लियर स्पॉट, ठीक है, इस तरीके से क्लियर स्पॉट। आपको एक ऐसा स्पॉट ढूंढना चाहिए अवे फ्रॉम जो पेड़ों से, बिल्डिंग से, ब्रिजेस से, ओवरहेड पावर लाइन से। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपके जहां आप खड़े हो आपके सर के ऊपर बिजली की तारें नहीं जानी चाहिए, ठीक है, इन सबसे दूर खड़े होना चाहिए। और अगर आप किसी व्हीकल में हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, आपको कभी उससे बाहर नहीं आना, आप ड्राइव करके क्लियर स्पॉट पे चले जाओ। और अब लास्ट अर्थक्वेक आ चुका है, अब आपको क्या करना है, अर्थक्वेक आने के बाद स्टे काम फॉर अ वाइल, मतलब ऐसे एकदम से हड़बड़ी नहीं मचानी। एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स विच कॉज मोर डैमेज, ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं जो ज्यादा डैमेज करते हैं। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो सुनामीज वगैरह से बच के रहना चाहिए, बिवेयर ऑफ सुनामीज। केयरफुली इंस्पेक्ट सप्लाईज, जो मतलब आपकी जितनी भी मेडिकल सप्लाईज वगैरह वहां पे प्रेजेंट है आपको उन्हें देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब जितना भी जरूरत का सामान है वो सब निकाल लेना चाहिए। यूज टेलीफोन ओनली इन इमरजेंसी, टेलीफोन का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के वक्त करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज, जहां पे डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज हो रखा है, वहां से दूर रहना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि आफ्टर शॉक के बाद वहां पे और डैमेज हो और वो और ज्यादा टूट जाए। एंड लास्ट है द इंजर्ड वन, जिनको जिनको इंजरी हो गई है अर्थक्वेक के वक्त उनकी हेल्प करनी चाहिए। छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम इसके मतलब थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे।